गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे चने का छेदक कीट। हमने उसको कंप्लीट वहां कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर गेहूं का तना छेदक कीट, वीट स्टेम बोरर। गेहूं का तना छेदक कीट, ये हम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले अपना प्रोसीजर वही है। सबसे पहले बात करेंगे इसके वैज्ञानिक नाम की, फिर वर्गीकरण, फिर बात करेंगे इसके लक्षण, पोषक पादप, क्षति और महत्व, जीवन चक्र और प्रबंधन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिसेमिया इन्फेरेंस। वैज्ञानिक नाम सिसेमिया इन्फेरेंस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। जैसा अपन करते हैं, वैज्ञानिक नाम हमेशा दो पद में लिखते हैं। पहला पद इसके वंश को, दूसरा पद इसकी जाति को प्रदर्शित करता है। तो पहला पद जो सिसेमिया है वो इसका वंश है और जो इन्फेरेंस है वो इसकी जाति है। तो ये है इसका वैज्ञानिक नाम। तो शुरू करते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके संघ की, फिर करेंगे वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति। तो संघ की बात करेंगे तो इसका संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग है इसका इंसेक्टा। फिर बात करते हैं गण की, तो गण है इसका लेपिडोप्टेरा। फिर बात करते हैं इसके कुल की, तो कुल है नोक्टियोडिडी, जो पहले चने का जो छेदक कीट था उसका गण, और कुल, इसका गण कुल दोनों सेम है। फिर बात करते हैं वंश और जाति की, तो वंश है सिसेमिया और जाति है इन्फेरेंस। तो देखिए वर्गीकरण। संघ, संघ है इसका आर्थ्रोपोडा। वर्ग इसका है इंसेक्टा। गण है इसका नोक्टियोडी। फिर कुल है इसका, गण है इसका लेपिडोप्टेरा। कुल है इसका नोक्टियोडी। वंश सिसेमिया, और जाति है इसकी इन्फेरेंस। तो ये इसका वर्गीकरण है। संघ आर्थ्रोपोडा हो गया, वर्ग हो गया इंसेक्टा, गण हो गया लेपिडोप्टेरा, कुल हो गया नोक्टियोडी, और वंश हो गया सिसेमिया, और जाति हो गई इन्फेरेंस। जब भी आप वंश और जाति का नाम लिखोगे तो वंश को और जाति को अलग अलग अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है। तो ये था इसका वर्गीकरण। फिर बात करते हैं इसके लक्षण की। तो लक्षण से पहले मैं आपको इस कीट का डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिए, जिसमें लार्वा और वयस्क दोनों अवस्थाएं दिख रही है। इसके जीवन चक्र की अवस्थाएं भी आपको दिखाई दे रही है इसमें, देखिए। तो आपने कीट देखा है, अब उसके लक्षणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके लक्षण। ये जो कीट होता है उसका जो प्रौढ़ कीट वो सफेद रंग से, इसका जो प्रौढ़ कीट होता है वो सफेद से भूरे रंग का लगभग 10 से 12 mm लंबा कीट होता है, ठीक है। लंबाई कितनी हुई? लंबाई 10 से 12 mm, ठीक है। और रंग हुआ इसका सफेद,
ये किसकी बात कर रहे हैं? वयस्क। ये बात कर रहे हैं वयस्क कीट की। फिर बात करते हैं इसके जो पंख होते हैं, ये पंख इसके शरीर को लंबाई प्रदान कर देते हैं। अगर पंख के साथ शरीर की लंबाई चेक करें तो इसकी लंबाई होती है 18 से 20। लंबाई पंख युक्त होती है 18 से 20 mm। ठीक है, तो पंख युक्त लंबाई हो गई 18 से 20 mm। बिना पंख लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 mm। इसके अगले पंख होते हैं, उनके किनारे वाले अगले पंख के किनारे पर काली लाइनें होती हैं और पिछले पंख सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, तो पहचान क्या हो गई? लंबाई के अकॉर्डिंग 10 से 12 mm, पंख की लंबाई हो गई लगभग 18 से 20 mm। जो पंख की अगले पंखों के किनारे होते हैं उस पर काली लाइनें होती है और पिछले पंख सफेद लाइनों वाले या सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक वयस्क की पहचान होगी। फिर बात करते हैं इसके पोषक पादप। फिर बात करते हैं इसके पोषक पादपों की। तो इस कीट का प्रकोप मुख्य रूप से धान है, मक्का, गेहूं, जौ, उसके बाद में ज्वार, उसके अलावा रागी, इनके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। तो देखिए पोषक पादप, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, गन्ना, रागी, ये इसके मुख्य, ये जो है गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, गन्ना, रागी, ये इसके मुख्य पोषक पादप है। तो इनके ऊपर इसका प्रकोप अधिक रहता है। फिर बात करते हैं क्षति और महत्व की। तो इस कीट की जो सुंडी, जो लार्वा होता है, वो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि उसी का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ये पादप के तने में प्रवेश कर जाता है, पादप के तने पर छेद कर उसमें घुस जाता है और वहां जाकर तने को खोखला करना चालू कर देता है, जिससे तना कमजोर हो जाता है और पोषक पदार्थ पादप के अन्य भागों में स्थानांतरित नहीं हो पाते। प्रारंभिक अवस्था में पादप को जो मध्य कलिका होती है, प्रारंभिक अवस्था में पादप की जो मध्य कलिका होती है वो सूख कर एकदम ड्राई होकर जैसे मृत गोब, गांठ जैसी संरचना बन जाती है और ऐसे पादपों में कलियां सूखी और खोखली रह जाती है। जिस पादप पर इसका संक्रमण होता है तो उन पादप की कलियां सूखी और खोखली हो जाती है। यह कीट मूल रूप से अप्रैल से जुलाई तक गन्ने में और उसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक धान पर ज्यादा सक्रिय रहता है। उसके उत्तरी भारत में जहां पर मौसम उत्तरी भारत में शुष्क मौसम में गेहूं, मक्का और ज्वार पर इसका आक्रमण ज्यादा होता है और उससे क्या होता है, फसल का नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो ये था इसका क्षति और महत्व। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसके जीवन चक्र की। हम इसका जीवन चक्र शुरू कर रहे हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं इसके जीवन चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं। देखिए आप, तो डायग्राम आपने देखा होगा। अब शुरू करते हैं इसका जीवन चक्र। इसका जो जीवन चक्र होता है उसमें मूल रूप से 4 प्रावस्थाएं पाई जाती है।
सबसे पहली अवस्था होती है वो अंडा होती है, उसके बाद होती है सुंडी, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद में प्रौढ़ या वयस्क अवस्था आती है। अंडा, सुंडी, प्यूपा और प्रौढ़, ये इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। जो वयस्क कीट होता है वो मैथुन क्रिया करके अंडे देगा, अंडों से सुंडी या लार्वा निकलती है और लार्वा प्यूपा में बदलकर और प्यूपा से वयस्क में बदलता है। सीधी सी है, लगभग सभी कीटों का अपने प्रोसीजर ये देखा है। अब इसके थोड़ी डिटेल मालूम कर लेते हैं। प्रौढ़ मादा पत्तियों पर अपने अंडे देती है और अंडे हमेशा समूह के रूप में दिए जाते हैं जो पीले सफेद रंग के दिखाई देते हैं। मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 तक अंडे देती है। जो प्रौढ़ मादा है वो 400 तक क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, तो प्रौढ़ मादा लगभग 400 तक अंडे देती है। अंडों का जो हैचिंग पीरियड होता है वो लगभग 7 से 10 दिन का होता है। अंडे 7 से 10 दिन का ऊष्मायन काल, ऊष्मायन काल पूरा करके ये सुंडी में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस कीट की जो सुंडी होती है वो हल्के रंग की होती है। हल्के रंग मतलब ग्रीन कलर होता है, लाइट पिंक कलर हो सकता है। ठीक है, जो अंडों से निकलने के बाद प्रारंभ में पत्ती के जो मध्य शिरा होती है वहां तक पहुंचती है और उसको खाना चालू कर देती है। पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 25 mm लंबी, मोती के समान भूरे गुलाबी रंग की होती है। इसका शरीर मूल रूप से चिकना, बेलनाकार और सिर काले रंग का होता है। जो सुंडी होती है उसका शरीर बेलनाकार, चिकना और जो सिर होता है वो काले रंग का होता है। देखो, हमने इससे पहले पढ़ा, उसमें भी सुंडी थी। हम गेहूं का तना छिदक पढ़ रहे हैं, इसमें भी सुंडी है। तो सभी सुंडियां आपको अलग अलग रंग और उसके लक्षणों के आधार पर पहचानने को मिलती है। फिर बात करते हैं, शरीर पर गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसकी जो लट अवस्था होती है वो 20 से 30 दिनों की होती है। लट काल जो होता है इसका वो 20 से 30 दिन का होता है। ये 20 से 30 दिन के पश्चात ये क्या होती है, कोशावस्था, यानी प्यूपा में बदलती है। कब? 20 से 30 दिन के पश्चात। फिर बात करते हैं आगे, जिसका कोकुन होता है वो लगभग गहरे भूरे रंग का होता है और उसकी लंबाई 12 mm के आसपास होती है और 7 से 12 दिन की इसका ड्यूरेशन होता है, इसका समय अवधि होती है। उसके बाद क्या करता है, ये वयस्क में बदल जाता है। गेहूं की फसल में इसकी मूल रूप से 4 पीढ़ियां होती है। उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में यह मार्च से लेकर नवंबर तक सक्रिय रहता है और सर्दियों में सुंडी शीत निष्क्रियता में चली जाती है, विंटर डिस्कशन। इससे क्या बचेगा, सर्दियों में सुंडी होती है वो शीत निष्क्रियता, इसको बोलते हैं अपन निष्क्रिय अवस्था हम कर लेती है, ताकि उस समय, क्योंकि अनुकूलता नहीं है और उसमें अनुकूलता न होने पर कीट नष्ट हो जाता है, तो ये इस अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे अनुकूल समय आता है वापस वैसे बदलकर अपना जीवन चक्र प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार निरंतर ये फसल को प्रभावित करता रहता है। तो ये था इसका जीवन चक्र। आपको जीवन चक्र का डायग्राम वापस दिखा रहा हूँ, देखिए। आपने डायग्राम देखा तो ये इसकी अवस्थाएं थी। अब शुरू करते हैं इसका प्रबंधन। तो बात कर रहे हैं इसके प्रबंधन की। प्रबंधन अपन ने देखा है 3 तरह का होता है, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन
रासायनिक। तो ये 3 प्रकार के इसमें प्रबंधन पाए जाते हैं। जो इसका सस्य प्रबंधन होता है उसमें हमें क्या करना है वो देखिए, हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी फसलों को बार बार क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। जैसे इस बार हमने फसल जो उगाई है, अगली बार उस फसल को ना उगाकर किसी अन्य फसल को उगाना होता है। ठीक है, मक्का या ज्वार के बाद गेहूं की फसल को नहीं बोना चाहिए। खेत के अंदर जब भी अगर मक्का ज्वार बो देते हैं तो उसके बाद अगली फसल अपनी गेहूं नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी उससे रिलेटेड फसल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इसका, जो अगर खेत में सूखी कलिका मृत गोब के समान दिखाई देती है, मृत गोब पहले आया था। जब संक्रमण होता है तो जो सुंडी होती है वो पत्तियों को, कलिकाओं को संक्रमित कर कर उन्हें ठोस खोखली संरचना बदल देती है, उसको सूखी और खोखली संरचना में बदल देती है। उसी को क्या कहते हैं, मृत गोब कहा जाता है। तो मृत गोब अगर किसी पादप में दिखाई दे, किसी पौधे पर उसके लक्षण दिखाई दे, तो उस पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि संक्रमण आगे न फैल सके। ठीक है, तो ये इसका जैविक सस्य प्रबंधन है। क्या करना है सस्य प्रबंधन में, मृत एक तो करना है अपन को फसल चक्र, और दूसरा मृत गोब को हटाना है। कैसे, पादप को वहां से उखाड़कर उसको जला देना है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके जैविक प्रबंधन की। तो कीट की जो सुंडी होती है, लार्वा होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ प्राकृतिक शत्रु, प्राकृतिक कीट उपस्थित हैं, जैसे बैक्रोन कीलोसिस। ये जो कीट होता है ये इसको, सुंडी को नष्ट करता है। उसके अलावा बैक्रोन जेलिकी, ये वो कीट है जो इसकी लार्वावस्था को, कीट को नष्ट करते हैं। इनका प्रयोग करके हम फसल के अंदर इसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं या इनको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका जैविक प्रबंधन। उसके अलावा गहरी जुताई अपन को करके खेती में करते आए हैं, वैसे करनी है, ताकि उससे जो मिट्टी के अंदर से कोकून होते हैं वो बाहर निकल जाए, तो तापक्रम से या परभक्षी पक्षियों के द्वारा वो नष्ट हो सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन के लिए हमें रसायनों का प्रयोग करना होता है। रसायनों का फसल के ऊपर कुछ हद तक दुष्प्रभाव होता है, तो रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानी बहुत आवश्यक होती है। तो फसल का जो कीट प्रकोप जब भी होता है तो उस समय में क्लोरपायरीफास वो लेना है। 20 EC की दवा लेकर लेनी है और उसको 0.5% का मिश्रण करना है पानी के साथ में। क्लोरपायरीफास का 0.5% जलीय मिश्रण करना है और उस मिश्रण को फसल के ऊपर स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। अगर हमारे पास ये उपलब्ध नहीं हो तो उसके अलावा क्यूनॉल फास 25 EC का वही 0.5% जलीय मिश्रण कर उसका फसल के ऊपर क्या करना है, छिड़काव करना है, जिससे इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये था अपना प्रबंधन, और इसी के साथ गेहूं का तना छेदक कीट पूरा होता है। तो देखिए हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले बात की इसके वैज्ञानिक नाम था इसका सिसेमिया इन्फेरेंस। फिर हमने वर्गीकरण देखा इसका, वर्गीकरण के अंदर आर्थ्रोपोडा संघ, इंसेक्टा वर्ग। फिर हमने गण की बात की तो लेपिडोप्टेरा गण और नॉक्टियोटिडी इसका क्या हो गया, कुल हो गया।
फिर वंश और जाति की बात की तो वंश हो गया सीसेमिया, जाति हो गई इन्फेरेंस। ये था इसका वर्गीकरण। फिर अपन ने इसके सामान्य लक्षण देखे कि प्रौढ़ कैसा था, रंग कैसा था, ठीक है, कहाँ संक्रमण होता है। फिर इसके पोषक पादपों की बात की, फिर हमने इसके क्षति और महत्व को देखा, फिर हमने इसका जीवन चक्र, उसकी अवस्थाएं देखी, फिर हमने उसके बाद में प्रबंधन और प्रबंधन में सस्य, जैविक और रासायनिक प्रबंधन का अध्ययन किया। तो यहाँ पर अपना गेहूं का तना छेदक कीट पूरा होता है। ठीक है।